हेलो दोस्तों। तो आज हम कवर करेंगे स्पीडी का पेज नंबर 16, जिसमें हम पढ़ेंगे भारत में मुद्रा प्रणाली, कला एवं संस्कृति और विमुद्रीकरण के बारे में। भारत में मुद्रा प्रणाली पढ़ेंगे। भारत में मुद्रा प्रणाली भारतीय मौद्रिक व्यवस्था की इकाई रुपया है। भारतीय मौद्रिक व्यवस्था की इकाई रुपया है, यानी भारतीय मौद्रिक व्यवस्था की जो इकाई है क्या है, तो भारतीय मौद्रिक व्यवस्था की इकाई क्या है, तो रुपया है। आरबीआई के मौद्रिक नीति का नाम नीतिगत दस्तावेज है। आरबीआई का जो मौद्रिक नीति है उसका नाम क्या है, तो नीतिगत दस्तावेज है। आरबीआई के मौद्रिक नीति का नाम क्या है, नीतिगत दस्तावेज है। रुपया का नाम सिक्का पहली बार शेरशाह सूरी ने लगभग 1542 ईस्वी में जारी किया था। यानी रुपया का नाम जो सिक्का है पहली बार किसने जारी किया था, तो पहली बार शेरशाह सूरी ने जारी किया था। किसने जारी किया था, शेरशाह सूरी ने जारी किया था। और कब किया था, तो 1542 ईस्वी में किया था। यानी रुपया का जो पहली बार जो शेरशाह सूरी ने सिक्का का नाम दिया था, ठीक है, रुपया का नाम जो पहली बार किसने, शेरशाह सूरी ने कब किया था, तो 1542 में जारी किया था। भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन 1806 में तथा कागजी मुद्रा करेंसी का प्रचलन 1862 में हुआ था। यानी भारत में जो सर्वप्रथम है पत्र मुद्रा का जो चलन हुआ था, कब हुआ था, तो 1806 में। यानी भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन कब हुआ था, 1806 में। उसके बाद कागजी मुद्रा यानी करेंसी का प्रचलन कब हुआ था, तो 1862 में। पत्र मुद्रा 1806 और कागजी मुद्रा 1862 में हुआ था। भारत में दशमलव प्रणाली 1 अप्रैल 1957 से प्रारंभ हुई। यानी भारत में जो दशमलव प्रणाली शुरू हुई कब हुई, तो 1 अप्रैल 1957 से प्रारंभ हुई। मुद्रा का अवमूल्यन 3 बार 1949, 1966 तथा 1991 में हुआ। यानी मुद्रा का जो अवमूल्यन हुआ 3 बार हुआ। तो कब कब हुआ था, एक बार हुआ था 1949 में, एक बार 1949 में, दूसरी बार कब हुआ था 1966 में, दूसरी बार 1966 में, और तीसरी बार कब हुआ था 1991 में, तीसरी बार कब हुआ था 1991 में। यानी कि मुद्रा का जो अवमूल्यन हुआ था 1949 में, 1966 में तथा 1991 में हुआ था। भारत में सिक्कों की टकसाल मुंबई 1830, हैदराबाद 1903, कोलकाता 1950 और नोएडा 1989 में है। यानी भारत में जो सिक्कों की टकसाल जो है मुंबई में कब हुआ था, 1830 में। कब, 1830 में। हैदराबाद में 1903 में, और कोलकाता 1950 में, और नोएडा में कब हुआ था, तो 1989 में हुआ था। 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये और 500 रुपये के नोट मूल्य के नोट करेंसी नोट प्रेस नासिक महाराष्ट्र छपती हैं। यानी कि 10 रुपया का नोट और 50 रुपया का नोट, 100 रुपया का नोट और 500 रुपया का नोट जो है, 500 रुपया का नोट, ये कहाँ छपती हैं, तो नोट करेंसी जो है करेंसी नोट कहाँ छपती हैं, तो नासिक में जो कहाँ है, महाराष्ट्र में, नासिक महाराष्ट्र में छपती हैं। 10 रुपया का, 50 रुपया का, 100 रुपया का और 500 रुपये की नोट छपती है। देवास मध्य प्रदेश स्थित बैंक नोट प्रेस 20, 50, 100, 500 मूल्य वर्ग के नोट छापती हैं। यानी देवास में जो है मध्य प्रदेश के स्थित बैंक नोट प्रेस 20 रुपया का, 50 रुपया का, 100 रुपया का, 500 रुपया का मूल्य वर्ग का नोट छपती है। बैंक और करेंसी नोट कागज तथा नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर की छपाई में प्रयोग होने वाले कागज का उत्पादन सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद मध्य प्रदेश में होती हैं। यानी बैंक और नोट करेंसी कागज जो है तथा नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर की छपाई में प्रयोग होने वाला कागज के उत्पादन जो होती हैं, कौन होती है, सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। कहाँ पड़ती है, होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। से कम राशि के करेंसी सिक्के वित्त मंत्रालय द्वारा, जबकि
1 रुपये से अधिक राशि के नोट और सिक्का आरबीआई द्वारा जारी किए जाते हैं। यानी कि 1 रुपये के नोट जो हैं और उससे कम राशि के करेंसी सिक्के जो हैं किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो वित्त मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय द्वारा 1 रुपये के नोट और उससे कम के नोट। जबकि 1 रुपये से अधिक राशि के नोट और सिक्के किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव और 1 रुपये से अधिक सभी नोटों पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का हस्ताक्षर होती हैं। यानी कि 1 रुपये के नोट पर किसका? तो वित्त सचिव का। और 1 रुपये से अधिक सभी नोटों पर भारतीय रिजर्व बैंक का जो गवर्नर होता है उसका सिग्नेचर रहता है, उसका सिग्नेचर रहती है। नोट निर्गमन की न्यूनतम कोष प्रणाली को अक्टूबर 1956 में अपनाया गया था। नोट निर्गमन की जो न्यूनतम कोष प्रणाली है, इसको कब अपनाया गया था? तो अक्टूबर 1996 में, अक्टूबर 1956 में अपनाया गया था। ग्रेशम का नियम मुद्रा प्रचलन से संबंधित है। ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? ग्रेशम का नियम मुद्रा प्रचलन से संबंधित है। प्लास्टिक मनी क्रेडिट कार्ड कहलाता है। प्लास्टिक मनी क्या कहलाता है? प्लास्टिक मनी क्रेडिट कार्ड कहलाती हैं। मुद्रास्फीति में वस्तुओं की कीमत बढ़ती है। मुद्रास्फीति में वस्तुओं की कीमत क्या होती है? बढ़ती हैं। तो मुद्रास्फीति में क्या होती है? वस्तुओं की कीमत बढ़ती हैं और मुद्रा का मूल्य क्या हो जाती है? और मुद्रा का मूल्य गिरता है। यानी बस बोल रहा है कि मुद्रास्फीति में वस्तुओं की क्या होती है? वस्तुओं की कीमत बढ़ती हैं और मुद्रा का मूल्य गिरता है। यानी मुद्रा का मूल्य क्या होता है? घट जाती है। भारत में मुद्रास्फीति की माप थोक मूल्य सूचकांक WPI द्वारा जारी की जाती हैं, जिसका वर्तमान आधार वर्ष 11 से 12 है। यानी कि भारत में जो मुद्रास्फीति की माप थोक मूल्य सूचकांक WPI द्वारा की जाती हैं, जिसका वर्तमान आधार वर्ष 2011 से 12 है। 2011 से 12 है। मुद्रास्फीति की ऋणी लेनदार को लाभ होता है। ये मुद्रास्फीति में जो ऋणी होती हैं, ये लेनदार होती हैं, उसको क्या होता है? उसको लाभ होती हैं। मुद्रास्फीति में देनदार को हानि होता है। मुद्रास्फीति में देनदार को हानि, यानी जो देता है उसको हानि होता है। मुद्रास्फीति में जो देता है उसको हानि होता है, लेकिन जो लेता है उसको लाभ होता है। 11 देशों ने सर्वप्रथम 1 जनवरी 1999 को यूरो को वैधानिक मुद्रा के रूप में अपनाया। 11 देशों ने सर्वप्रथम कब? 1 जनवरी 1999 को यूरो को वैधानिक मुद्रा के रूप में अपनाया। मतलब कि यूरो जो है 11 देशों का मुद्रा है। यूरो कितने देशों का? 11 देशों का मुद्रा है, जिसको कब अपनाया गया? 1 जनवरी 1999 को अपनाया गया। वर्तमान में यूरो, मतलब अभी जो यूरो है 19 देशों की मुद्रा है। वर्तमान में कितना देशों का? 19 देशों का। लेकिन जिसमें बना था सर्वप्रथम 11 देशों का बना था। जिसमें कब बना था? तो 1 जनवरी 1999 को बना था। लेकिन वर्तमान में कितने देशों का मुद्रा है? 19 देशों का मुद्रा है यूरो। भारत सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कच्चा तेल के आयात पर व्यय करता है। यानी भारत जो है सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस पर खर्च करते हैं? जो कच्चा तेल पर आयात पर व्यय करती हैं। भारत सबसे अधिक विदेशी मुद्रा पेट्रोलियम उत्पादन के निर्यात से प्राप्त करता है। यानी भारत जो है सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस पे करती हैं? तो पेट्रोलियम उत्पादन के निर्यात पर करती हैं। सर्वाधिक विदेशी मुद्रा कोष चीन के पास है। सर्वाधिक विदेशी मुद्रा कोष किसके पास है? तो सर्वाधिक विदेशी मुद्रा कोष चीन के पास है। सबसे अधिक महंगी मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है। सबसे अधिक जो महंगी मुद्रा कौन सी है? तो पाउंड स्टर्लिंग है। नहीं, इससे महंगा कोई मुद्रा है ही नहीं। सबसे अधिक महंगी मुद्रा कौन सी है? पाउंड स्टर्लिंग है। भारत ने वर्ष 1947 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की सदस्यता प्राप्त की। यानी भारत ने जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सदस्यता कब प्राप्त की? तो 1947 में। कब की? तो 1947 में भारत ने की। 15 जुलाई 2010 को भारतीय मुद्रा को नया चिन्ह रुपया डिजाइन D उदय कुमार मिला। यानी कि 15 जुलाई 2010 को भारतीय मुद्रा का जो नया चिन्ह हुआ, कौन सी हुआ? तो रुपया हो गया। रुपया। इसका डिजाइन किसने किया था? इसका डिजाइन किया था D उदय कुमार। किसने किया था? D उदय कुमार ने किया था। अब आगे कवर करेंगे कला एवं संस्कृति को। ठीक है, तो भरतनाट्यम दक्षिण भारत तमिलनाडु
का एक शास्त्रीय नृत्य शैली है जिसे विशेष रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है। यानी भरतनाट्यम जो है ये दक्षिण भारत में होती है। कहाँ होती है? दक्षिण भारत। भरतनाट्यम कहाँ होती है? दक्षिण भारत में होती है। जो तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य है। कौन सी? भरतनाट्यम। जिसे विशेषकर किसके द्वारा किया जाता है? तो महिलाओं के द्वारा भरतनाट्यम पर्व मनाया जाता है। ठीक है। भारत की शास्त्रीय संगीत की दक्षिण भारतीय शैली कर्नाटक संगीत शैली, यानी कि भारत की जो शास्त्रीय संगीत की दक्षिण भारतीय शैली है कौन सी है? तो कर्नाटक शैली है। कर्नाटक संगीत है। कर्नाटक संगीत है। ठीक है। आगे, कर्नाटक संगीत का जनक पुरंदर दास है। कर्नाटक संगीत का जनक कौन है? तो कर्नाटक संगीत का जनक पुरंदर दास है। कर्नाटक संगीत का जनक पुरंदर दास है। त्यागराज, मुथुस्वामी तथा श्याम शास्त्री कर्नाटक संगीत के त्रिरत्न कहलाते हैं। कर्नाटक संगीत का जो त्रिरत्न कहलाता है उसमें कौन कौन आते हैं? तो त्यागराज, मुथुस्वामी और श्याम शास्त्री। श्याम शास्त्री, इन तीनों क्या कहा जाता है? कर्नाटक का संगीत का त्रिरत्न कहे जाते हैं कि त्यागराज, मुथुस्वामी, उसके बाद श्याम शास्त्री। भरतनाट्यम के प्रमुख घराना है मैसूर, तंजौर, कांचीपुरम एवं पंडनलूर। नहीं, भरतनाट्यम का जो प्रमुख घराना है कौन कौन है? तो मैसूर, तंजौर, कांचीपुरम और पंडनलूर। लीला सैमसन, मृणालिनी साराभाई, यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम के कलाकार है। यानी भरतनाट्यम का जो कलाकार है कौन कौन है? लीला सैमसन, मृणालिनी साराभाई, यामिनी कृष्णमूर्ति। ये सब किससे संबंधित है? तो भरतनाट्यम से संबंधित है। कथकली केरल का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। कथकली जो है कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली के गीतों की भाषा मलयालम है। कथकली के गीतों की भाषा क्या है? तो कथकली के गीतों की भाषा मलयालम है। कथक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। कथक कहाँ का है? तो कथक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। कथक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। पंडित लच्छू महाराज, पंडित बिरजू महाराज, सितारा देवी कथक के प्रमुख कलाकार हैं। अब देखना कथक का प्रमुख कलाकार कौन कौन है? कथक का प्रमुख कलाकार कौन कौन है? तो पंडित लच्छू महाराज, पंडित बिरजू महाराज और सितारा देवी। ये तीनों किससे संबंधित हैं? तो कथक से संबंधित हैं। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी किस राज्य का है? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी। वल्लतोल नारायण मेनन, आनंद शिवरामन, कृष्णन कुट्टी कथकली के कलाकार हैं। किसके कलाकार हैं? कथकली के। तो कथकली का कलाकार कौन कौन है? बल्लतोल नारायण मेनन। उसके बाद आनंद शिवरामन, कृष्णन कुट्टी। अब देखना ओडिसी, उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य। ओडिसी कहाँ का है? तो ओडिसी उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। सोनल मानसिंह, केलुचरण महापात्र, डोना गांगुली का संबंध ओडिसी नृत्य से है। मतलब कि सोनल मानसिंह, केलुचरण महापात्र और डोना गांगुली का संबंध किससे है? तो ओडिसी नृत्य से है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य में 9 रस होते हैं। भारतीय शास्त्रीय नृत्य में कितने रस होते हैं? तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य में 9 रस होते हैं। मोहिनीअट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनीअट्टम जो है मोहिनीअट्टम कहाँ का है? तो केरल का शास्त्रीय नृत्य है मोहिनीअट्टम। यक्षगान कर्नाटक का प्रमुख लोक नृत्य है। यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? तो यक्षगान कर्नाटक का लोक नृत्य है। मयूरभंज का छाओ युद्ध संबंधी नृत्य है। मयूरभंज का जो छाओ है किससे संबंधित है? तो युद्ध संबंधी नृत्य है। मयूरभंज का छाओ युद्ध संबंधी नृत्य है। यक्षगान में नृत्य और गान का संगम होता है। यक्षगान में नृत्य और गान का संगम होती है। यक्षगान में किसका संगम होती है? तो नृत्य और गान का संगम होती है। जात्रा पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। जात्रा जो है जात्रा ये कहाँ का लोक नृत्य है? जात्रा पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है जात्रा। सबसे पुराना प्राचीनतम वाद्य यंत्र कौन सी है? बीना। सबसे प्राचीन और प्राचीनतम वाद्य यंत्र कौन सी है? तो सबसे प्राचीन और पुराना कौन सी है? तो बीना वाद्य यंत्र है। ठीक है। राग भैरवी प्रातः काल गाया जाता है। राग भैरवी कब गाया जाता है? प्रातः कालीन राग भैरवी को सुबह गाया जाता है। राग भैरवी को सुबह गाया जाता है। राग मियों की मल्हार तानसेन की रचना है। राग जो है राग किसकी रचना है? तो मियाँ की मल्हार। राग जो है राग मियाँ की मल्हार तानसेन की रचना है। किसकी रचना है? तानसेन की रचना है। हरिप्रसाद चौरसिया एक बांसुरी वादक है। हरिप्रसाद चौरसिया कौन सी वादक है? तो हरिप्रसाद चौरसिया एक बांसुरी वादक है।
बिस्मिल्लाह खां शहनाई से संबंधित है। बिस्मिल्लाह खां जो है, बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित है? तो बिस्मिल्लाह खां शहनाई से संबंधित है। बिस्मिल्लाह खां शहनाई से संबंधित है। अमजद अली खां प्रसिद्ध सरोद वादक हैं। अमजद अली खां कौन चीज़ से प्रसिद्ध है? तो सरोद वादक के लिए अमजद अली प्रसिद्ध है सरोद वादक के लिए। और बिस्मिल्लाह खां किसके लिए? बिस्मिल्लाह खां शहनाई के लिए। शिव कुमार शर्मा का संबंध संतूर से है। शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे है? तो शिव कुमार शर्मा का संबंध संतूर से है। सितार का जनक अमीर खुसरो कहलाते हैं। सितार का जनक कौन कहलाता है? तो सितार का जनक अमीर खुसरो कहलाता है। सितार का जनक अमीर खुसरो कहलाती हैं। पंडित भीमसेन जोशी गायन से संबंधित हैं। पंडित भीमसेन जोशी किससे संबंधित हैं? तो गायन से संबंधित हैं। पंडित भीमसेन जोशी गायन से संबंधित हैं। मुक्तेश्वर मंदिर उड़ीसा, मुक्तेश्वर मंदिर उड़ीसा। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा। खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश नागर शैली का उदाहरण है। यानी कि मुक्तेश्वर मंदिर उड़ीसा में जो है, उसके बाद लिंगराज मंदिर ये भुवनेश्वर ये भी उड़ीसा में है, और खजुराहो के मंदिर जो मध्य प्रदेश में किस शैली का उदाहरण है? तो नागर शैली का। किस शैली का? नागर शैली का उदाहरण है। नागर शैली का विकास गुप्त काल में तथा गंधार शैली का कुषाण काल में हुआ था। यानी नागर शैली का जो विकास हुआ था किस काल में हुआ था? नागर शैली का गुप्त काल में, तथा गंधार शैली का किस काल में हुआ था? तो गंधार शैली का कुषाण काल में हुआ था। गंधार शैली का कुषाण काल में हुआ था। कोची का कैलाश मंदिर, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, तमिलनाडु का मीनाक्षी एवं तिरुपति मंदिर द्रविड़ शैली का उदाहरण है। द्रविड़ शैली का उदाहरण है। यानी कि कोची का जो है कैलाश मंदिर, कोची का कैलाश मंदिर, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, और बाद तमिलनाडु का मीनाक्षी, तमिलनाडु का मीनाक्षी मंदिर, तमिलनाडु का मीनाक्षी मंदिर। उसके बाद तिरुपति मंदिर, तिरुपति मंदिर ये किसका है? सब किसका है? द्रविड़ शैली का। टोटल कितना है? द्रविड़ शैली का उदाहरण है। नागर शैली एवं द्रविड़ शैली के मिश्रित रूप को क्या कहा जाता है? तो बेसर शैली कहा जाता है। नागर एवं द्रविड़ शैली के मिश्रित रूप को क्या कहा जाता है? बेसर शैली कहा जाता है। होयसलेश्वर यानी कि हेलेविड वैष्णव मंदिर वृंदावन, वैष्णव मंदिर वृंदावन बेसर शैली के उदाहरण है। बेसर शैली के उदाहरण है। यानी कि होयसलेश्वर जो हेलेविड है ये वैष्णव मंदिर वृंदावन बेसर शैली के जनक है। बेसर शैली के जनक हैं। मधुबनी चित्रकला बिहार से संबंधित है। मधुबनी जो चित्रकला है किससे संबंधित है? तो मधुबनी चित्रकला बिहार से संबंधित है। किससे? बिहार से। बनी ठनी किशनगढ़ शैली से संबंधित है। बनी ठनी जो है कहाँ संबंधित है? तो बनी ठनी किशनगढ़ शैली से संबंधित है। बनी ठनी किशनगढ़ शैली से संबंधित है। सरोद में 19 तार होते हैं। सरोद में कितने तार होते हैं? सरोद में 19 तार। सरोद में 19 तार होते हैं। अब विमुद्रीकरण के बारे में पढ़ेंगे। विमुद्रीकरण के बारे में सबसे जब सरकार पुरानी मुद्रा को कानूनी तौर पर बंद कर देती है और नई मुद्रा लाने की घोषणा करती है तब इसे विमुद्रीकरण कहते हैं। सरकार कहिए कि जब सरकार पुरानी मुद्रा जब सरकार जो है पुराना जो मुद्रा है उसको बंद कर देगा और कानूनी तौर पर बंद कर देती हैं, नई मुद्रा लाने की घोषणा करती हैं, तब इसे विमुद्रीकरण का विमुद्रीकरण उसको कहा जाता है कि पुराना वाला नोट ले लेगा उसके बाद नया वाला नोट देगा, उसको कहा विमुद्रीकरण। विमुद्रीकरण करने का मुख्य कारण काला धन, भ्रष्टाचार, नकली नोट और आतंकी गतिविधि पर अंकुश लगाना, आतंकी गतिविधि गरुश लगाना। ठीक है। विमुद्रीकरण करने का मुख्य कारण काला धन, भ्रष्टाचार, नकली नोट और आतंकी गतिविधियां पर अंकुश लगाना इसका। भारत में अभी तक 3 बार हुआ विमुद्रीकरण। कब कब? तो 1946, 1978 और 2016 तथा स्वतंत्र भारत में 2 बार। स्वतंत्र भारत में 2 बार 1978 तथा 1916 विमुद्रीकरण। 1978 तथा 2016 में विमुद्रीकरण हुआ है। सर्वप्रथम 12 जनवरी 1946 को आरबीआई गवर्नर CD देशमुख ब्रिटिश शासन में 500, 1000 तथा 10,000 के नोटों को बंद किया गया था, जिसे 1954 में पुनः शुरू किया गया। जिसे पुनः 1954 में शुरू किया गया। नहीं कि जो सर्वप्रथम है 12 जनवरी 1946 को आरबीआई गवर्नर CD देशमुख ने बताया कि ब्रिटिश शासन में 500 रुपया, 1000, 10,000 के नोटों को बंद किया गया था, जिसे 1954 में पुनः शुरू किया गया। 1954 में पुनः शुरू किया गया। दूसरी बार 16 जनवरी 1978 को आरबीआई गवर्नर IG पटेल मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार द्वारा
1000, 5000 तथा 10,000 के नोट बंद किए गए हैं। यानी कि दूसरी बार जो है 16 जनवरी 1978 को 16 जनवरी 1978 को आरबीआई गवर्नर आई.जी. पटेल मोरारजी देसाई के जनता पार्टी सरकार द्वारा 1000, 5000 तथा 10,000 के नोट बंद किए गए थे। वर्ष 1987 में पुनः 500 रुपये के नोट को प्रचलित किया गया तथा वर्ष 2000 में 1000 रुपये के नोट को पुनः प्रचलित किया गया। यानी कि वर्ष कब 1987 में जो है 500 रुपया के नोट को प्रचलित किया गया, 500 रुपया के नोट को प्रचलित किया गया और 2000 में 1000 रुपये के नोट और पुनः प्रचलित किया गया, 1000 नोट और पुनः प्रचलित किया गया। तीसरी बार 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 500, 1000 रुपये के नोट का विमुद्रीकरण किया गया तथा सरकार ने इसके बदले 500 तथा 2000 के नए नोट निकाले। यानी कि तीसरी बार जो है 8 अक्टूबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 500 तथा 1000 रुपये के नोट का विमुद्रीकरण किया गया तथा सरकार ने इसके बदले 500, 2000 के नोट जारी किए गए। 8 नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण के समय आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल थे। मतलब 8 नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण के समय आरबीआई गवर्नर कौन थे? उर्जित पटेल थे। 30 जून 2011 को 1 पैसा, 2 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसा के सिक्के बंद किए गए थे। यानी 30 जून 2011 को 10 पैसा, 1 पैसा, 2 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसा के सिक्के को बंद किए गए थे। इसको बंद कर दिया गया। विमुद्रीकरण देश की अर्थव्यवस्था को प्रकाशित कर देगा। यह आदर्श वाक्य नरेंद्र मोदी का यानी कि विमुद्रीकरण देश की अर्थव्यवस्था को प्रकाशित कर देगा। यह आदर्श वाक्य नरेंद्र मोदी का है। 2000 रुपये के नोट भारतीय रिजर्व बैंक नोट प्राइवेट मुद्रण जो है प्राइवेट लिमिटेड BRBNMLP मैसूर कर्नाटक में छपती हैं। यानी कि 2000 रुपये के नोट भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुख्य प्राइवेट लिमिटेड MPL मैसूर कर्नाटक में छपती हैं। 1944 में रिजर्व बैंक ने नोटों में पहली बार सुरक्षा धागा एवं वाटर मार्क का प्रयोग किया। 1944 में रिजर्व बैंक ने नोटों में पहली बार सुरक्षा धागा एवं वाटर मार्क का प्रयोग किया। जो वर्ष 1949 में स्वतंत्र भारत का पहला नोट 1 रुपये के मुद्रा में छपा गया था। 1 रुपये की मुद्रा में छपा गया था। 10,000 रुपये के नोट को सर्वप्रथम 1938 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रचलित किया गया। ठीक है, 10,000 रुपये के नोट को सर्वप्रथम 1938 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रचलित किया गया था। 2000 रुपये का पहला नोट वर्ष 2016 में जारी किया गया। 2000 रुपये का नोट जो है वर्ष 2016 में जारी किया गया। हेलो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आप लोगों को वीडियो कैसा लगे हमको कमेंट में ज़रूर बताएं।